नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह किसी और की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है, यह भारत की कहानी है। क्या आपको वह शाम याद है, वह 23 अगस्त की शाम, जब हम सब अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन से चिपके हुए थे? सबकी धड़कनें रुकी हुई थीं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या शहर, क्या गांव, पूरा हिंदुस्तान बस एक ही प्रार्थना कर रहा था। और फिर जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने कहा भारत अब चांद पर है, वह पल याद है आपको? उस एक पल ने दुनिया को बता दिया कि अब हम वो पुराने वाले भारत नहीं रहे जो दूसरों की तरफ मदद के लिए देखता था। अब हम वो भारत हैं जो वहां पहुंच गया है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी कदम रखने से डरती थीं। आज दुनिया हैरान है। अमेरिका, रूस, चीन, ये सब बड़े देश आज एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर भारत में ऐसा क्या है। कल तक जो लोग हमें सपेरों का देश कहते थे, जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग हमारे इंजीनियरों और डॉक्टरों के सामने सिर झुकाते हैं। आज वही लोग हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े होते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे हजारों सालों की तपस्या है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और आप जैसे करोड़ों भारतीयों का परिश्रम है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। कुछ समय पहले की बात है, विदेश में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी। वहां दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और नेता जमा थे। चर्चा हो रही थी कि भविष्य किसका है, अमेरिका का या चीन का। तभी वहां एक बुजुर्ग प्रोफेसर खड़े हुए। उन्होंने पूरी जिंदगी देशों की अर्थव्यवस्था और ताकत को समझने में लगा दी थी। उन्होंने कहा, आप सब गलत दिशा में देख रहे हैं। अगर आपको भविष्य देखना है तो भारत की तरफ देखिए। वहां सन्नाटा छा गया। किसी ने पूछा, भारत ही क्यों, वह तो अभी भी विकास कर रहा है। उस प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वह आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के पास कुछ ऐसा है जो किसी और देश के पास नहीं है। उनके पास गिरने के बाद फिर से खड़े होने की अद्भुत शक्ति है। उनके पास मिट्टी से सोना बनाने की कला है और सबसे बड़ी बात, उनके पास संस्कार हैं जो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। आज मैं आपको उसी भारत की यात्रा पर ले चलता हूं। वह भारत जो सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है, बल्कि एक जीता जागता देवस्थान है। जब हमने अपना मंगलयान भेजा था, तब दुनिया के अखबारों ने हमारा मजाक उड़ाया था। एक कार्टून छपा था जिसमें दिखाया गया था कि एक भारतीय किसान अपनी गाय के साथ उस कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है जहां दुनिया के अमीर देश बैठे हैं। उनका मतलब था कि हम गरीब लोग अंतरिक्ष की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचने का कारनामा कर दिखाया, और वह भी इतने कम खर्च में जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म भी नहीं बनती, तब उन सब की बोलती बंद हो गई। तब उन्हें समझ आया कि भारतीय दिमाग क्या चीज है। हमारे पास शायद उतने संसाधन न हो जितने अमेरिका के पास हैं, लेकिन हमारे पास जुगाड़ है। यह शब्द सुनने में थोड़ा देसी लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कम साधनों में भी रास्ता निकाल लेना। यह हमारी रगों में दौड़ता है। याद कीजिए, जब हमारे देश पर पाबंदियां लगाई गई थीं, दुनिया ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि भारत घुटने टेक देगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने कहा, नहीं दोगे तो हम खुद बना लेंगे। और हमने परम सुपर कंप्यूटर बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। यह है भारत की जिद, यह है हमारा स्वाभिमान। आजकल आप बाजार जाते होंगे, सब्जी वाले के पास, चाय की टपरी पर या गोलगप्पे वाले के पास आपने देखा होगा कि हर जगह एक छोटा सा क्यूआर कोड लगा होता है। आप जेब से फोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और भुगतान हो जाता है। आपको यह बहुत साधारण लगता होगा, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह साधारण बात दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में आज भी लोग चेक काटते हैं या नकद गिनते हैं। जब विदेशी लोग भारत आते हैं और एक सड़क किनारे बैठे मोची को भी डिजिटल पेमेंट लेते देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते कि जिस देश को वे पिछड़ा हुआ मानते थे, वह तकनीक में उनसे इतना आगे कैसे निकल गया। यह यूपीआई, यह आधार, यह डिजिटल क्रांति, यह किसी विदेशी कंपनी ने नहीं किया, यह हमारे अपने लोगों ने बनाया है। यह इस बात का सबूत है कि जब भारत का आम आदमी तकनीक को अपनाता है, तो वह दुनिया की किसी भी ताकत को पीछे छोड़ सकता है।
लेकिन बात सिर्फ तकनीक या मंगलयान की नहीं है, बात उस मिट्टी की है जिससे हम बने हैं। हमारे संस्कारों में सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है। जब कोरोना महामारी आई थी, याद है आपको? बड़े बड़े अमीर देश जिनके पास पैसों के पहाड़ थे, वे सब पहले अपने बारे में सोच रहे थे। उन्होंने वैक्सीन जमा करके अपने गोदाम भर लिए थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई और बचे या न बचे, बस उनके लोग बचने चाहिए। उस समय भारत ने क्या किया? हमारे पास भी चुनौतियां थीं। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। हमने वैक्सीन मैत्री शुरू की। हमने दुनिया के उन गरीब देशों को भी दवाइयां भेजी जिनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे तो वह सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए नहीं थी, वह जीवन का प्रतीक थी। आज का भारत भी वही कर रहा है। हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए। मुझे याद है, तुर्की में जब भूकंप आया था, वहां तबाही मची थी। लोग मलबे के नीचे दबे थे। दुनिया भर से मदद जा रही थी, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचा? हमारा भारत। हमारे जवान, हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच गए। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। एक तुर्की की महिला हमारे भारतीय सेना की महिला अधिकारी को गले लगाकर रो रही थी और चूम रही थी। वह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह सबूत था कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत दुनिया का मददगार है। हम संकटमोचन बनकर दुनिया के सामने आए हैं। यह सब सुनकर आपको नहीं लगता कि हम एक बहुत ही खास दौर में जी रहे हैं? हमारे माता पिता और दादा दादी ने वह दौर देखा है जब हमें गेहूं के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। उन्होंने वह समय देखा है जब हमें अपनी सोना गिरवी रखना पड़ा था। और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और वह दिन दूर नहीं जब हम तीसरी और फिर पहली भी बन जाएंगे। लेकिन यह सब हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ नेताओं की वजह से हुआ या सिर्फ वैज्ञानिकों की वजह से? नहीं, यह हुआ है आप जैसे आम लोगों की वजह से। यह हुआ है उस किसान की वजह से जो तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है ताकि देश का कोई पेट खाली न रहे। यह हुआ है उस मजदूर की वजह से जो ईंट पर ईंट रखकर बड़े बड़े हाईवे और पुल बना रहा है। यह हुआ है उस शिक्षक की वजह से जो गांव के स्कूल में बच्चों को सपने देखना सिखा रहा है। और यह हुआ है उस गृहिणी की वजह से जो घर का बजट ऐसे संभालती है जैसे कोई वित्त मंत्री देश का खजाना संभालता है। भारत की असली ताकत उसके परिवारों में है। पश्चिम के देशों में बच्चे 18 साल के होते ही घर छोड़ देते हैं। वहां परिवार का वो बंधन नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आज भी चाहे बेटा कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, वह घर से निकलते वक्त अपनी मां के पैर छूना नहीं भूलता। यह जो बड़ों का आशीर्वाद है, यही हमारा असली सुरक्षा कवच है। हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते, हम उन्हें घर की नींव मानते हैं। यह जो रिश्तों की गर्माहट है, यही हमें तनाव और डिप्रेशन से बचाती है। दुनिया आज मानसिक शांति के लिए गोलियां खा रही है और हम शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हैं और सारी थकान मिट जाती है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ योग के लिए आ रही है। जिस योग को हम कभी कभी भूल जाते थे, आज अमेरिका और यूरोप के लोग उसे अपना रहे हैं। वे ओम का जाप कर रहे हैं, वे हल्दी वाला दूध पी रहे हैं और उसे गोल्डन मिल्क कह रहे हैं। हमारे आयुर्वेद को अब दुनिया मान रही है। उन्हें समझ आ गया है कि असली स्वास्थ्य मशीनों में नहीं, प्रकृति के साथ तालमेल में है। हमारे पश्चियों ने हजारों साल पहले जो लिख दिया था, आज का आधुनिक विज्ञान उसे सही साबित कर रहा है। सोचिए, कितना ज्ञान था हमारे पूर्वजों के पास, और आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस परंपरा के वारिस हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो अक्सर चर्चा में नहीं आती। वह है हमारी महिलाओं की शक्ति। भारत में नारी को देवी माना गया है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज आप देखिए, इसरो में जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनके पीछे कितनी ही महिला वैज्ञानिकों का हाथ है। वे साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर दुनिया की सबसे जटिल गणनाएं करती हैं। वे घर भी संभालती हैं और अंतरिक्ष यान भी। ऐसी क्षमता दुनिया में और कहां मिलेगी? गांवों में देखिए, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कैसे छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं। वे अब घूंघट से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं।
यह नए भारत की तस्वीर है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हैं और आसमान छूने का हौसला भी रखते हैं। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने एक भारतीय ऑटो वाले से पूछा, तुम्हारा देश इतना शोरगुल वाला है, इतनी भीड़ है, यहाँ सब कुछ इतना अव्यवस्थित है, फिर भी तुम लोग खुश कैसे रहते हो? तुम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हो? उस ऑटो वाले ने जो जवाब दिया वह बहुत ही प्यारा था। उसने कहा, साहब, हम दिमाग से नहीं, दिल से चलते हैं। हमारे यहाँ सड़क पर जगह कम हो सकती है, लेकिन दिल में जगह बहुत है। यही तो है हमारी पहचान। हम एक ऐसे देश हैं जहां अतिथि देवो भव्य कहा जाता है। हम मेहमान को भगवान मानते हैं। आज जब G20 के लिए दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आए, तो उन्होंने देखा कि भारत का आतिथ्य क्या होता है। उन्होंने देखा कि कैसे हमने अपनी संस्कृति, अपने नृत्य, अपने संगीत और अपने भोजन से उनका स्वागत किया। हमने अपनी विविधता को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाकर दिखाया। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने त्योहार, इतना अलग अलग खान पान, फिर भी हम एक हैं। यह दुनिया के लिए एक पहेली है। यूरोप में एक ही धर्म और लगभग एक जैसी संस्कृति होने के बाद भी वे लड़ते रहते हैं। और हम होली के रंगों में और ईद की सेवइयों में, दिवाली के दियों में और क्रिसमस की कैरल में एक दूसरे की खुशी ढूंढ लेते हैं। यह जो एकता है, यही भारत की आत्मा है। अब जरा सोचिए भविष्य के बारे में। आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के CEO कौन हैं? गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई और बड़ी कंपनी, उनके शीर्ष पर आपको कोई ना कोई भारतीय ही मिलेगा। सत्य नडेला, सुंदर पिच्चाई, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए उन्हें भारतीय दिमाग की ही जरूरत पड़ती है? क्योंकि भारतीय व्यक्ति के पास एक विशेष गुण होता है, वह हर परिस्थिति में ढलना जानता है। हमने बचपन से ही अभाव में भी खुश रहना सीखा है। हमने सीखा है कि कैसे सीमित संसाधनों में बेहतरीन परिणाम दिए जाएं। यही प्रबंधन की कला आज पूरी दुनिया सीख रही है। लेकिन दोस्तों, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या भारत अपनी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा? क्या भारत सच में विश्वगुरु बन पाएगा? जवाब आपके पास है। जवाब हम सबके पास है। जब तक हमारे अंदर यह विश्वास है कि हम किसी से कम नहीं, तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमें अमेरिका या यूरोप बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस सर्वश्रेष्ठ भारत बनना है। हमें अपनी मिट्टी की खुशबू को नहीं खोना है। हमें अपनी भाषाओं पर गर्व करना है। हमें अपनी मिट्टी की खुशबू को नहीं खोना है। हमें अपनी मिट्टी की खुशबू को नहीं खोना है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, अपनी हर भाषा पर गर्व करना है। अंग्रेजी सिर्फ एक काम करने की भाषा हो सकती है, लेकिन हमारे दिल की भाषा तो हमारी अपनी ही होगी। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे युवाओं ने बिना किसी बड़े सहारे के दुनिया हिला देने वाले स्टार्टअप खड़े किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा डिफेंस सेक्टर, जो कभी हर छोटी बंदूक के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दूसरे देशों को बेच रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की गूंज है जो अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्या आप तैयार हैं इस गर्वमयी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे वेदों में छिपा वह कौन सा ज्ञान है जिसे अब नासा भी स्वीकार कर रहा है? तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि असली रोमांच तो अभी आना बाकी है। दोस्तों, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो एक समय था जब हमें अपनी सरहदों की रक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता था। हमें डर रहता था कि अगर युद्ध छिड़ गया तो गोला बारूद कहां से आएगा। हम अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से हथियार खरीदने में खर्च कर देते थे। वे हमें अपने पुराने और उतरे हुए हथियार बेचते थे और हम उसे ही अपनी ताकत मान लेते थे। लेकिन आज का नजारा बदल चुका है। आज हमारी सेना की आंखों में वो आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उनके हाथों में जो बंदूक है, जो मिसाइल है, वो मेड इन इंडिया है। क्या आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसे किसने बनाया? हमारे और आपके जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने। आज वही देश जो हमें आंखें दिखाते थे, अब संभल कर बात करते हैं। आज हम फिलीपींस और दूसरे देशों को अपनी मिसाइलें बेच रहे हैं। सोचिए, जो देश कल तक हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, आज वह विक्रेता बन गया है।
यह बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, हमारी मानसिकता में आया है। अब हम डरते नहीं, अब हम डटकर सामना करते हैं। और यह साहस सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे देश के नौजवानों में भी दिख रहा है। आप अपने आसपास देखिए, पहले हर माता पिता का सपना होता था कि बेटा पढ़ लिख ले और किसी सरकारी दफ्तर में बाबू बन जाए या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी कर ले। सुरक्षा ही सब कुछ थी, रिस्क लेना मना था। लेकिन आज का नौजवान, वह नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। आज हमारे छोटे छोटे शहरों से, इंदौर से, जयपुर से, पटना से ऐसे लड़के लड़कियां निकल रहे हैं जो लैपटॉप पर बैठकर करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। जिसे दुनिया स्टार्टअप कहती है, उसे मैं नए भारत का जोश कहता हूं। बेंगलुरु की सड़कों पर चलिए, वहां आपको चाय की दुकान पर भी लोग बिजनेस की बातें करते मिल जाएंगे। वे यह नहीं सोच रहे कि अमेरिका कैसे जाएं, वे सोच रहे हैं कि अमेरिका को अपना माल कैसे बेचें। हमारे पास अब 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कीमत अरबों में है, और यह पैसा किसी विदेशी का नहीं, हमारे देश का है, हमारे लोगों की मेहनत का है। यह जो बदलाव है, यह बहुत गहरा है। पहले हम सोचते थे कि जो विदेशी है वही अच्छा है। अगर कोई अंग्रेजी बोलता था तो हम उसे ज्ञानी मान लेते थे। अगर कोई अपनी मातृभाषा में बात करता था तो हम उसे अनपढ़ समझते थे। लेकिन अब यह गुलामी की सोच टूट रही है। अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। नासा के वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष से आती आवाजों को रिकॉर्ड करते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पाया कि सूर्य से जो ध्वनि निकलती है वह हमारे ओम के नाद जैसी है। जिस ओम का जाप हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से कर रहे हैं, आज विज्ञान उसे मान रहा है। आप देखिए, पश्चिम के लोग अब उपवास या फास्टिंग की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इससे शरीर ठीक रहता है। अरे, हमारे बुजुर्ग तो सदियों से एकादशी और नवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। वे अब कह रहे हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसे वे टर्मरिक लाटे कहकर बेच रहे हैं। हमारे घर की दादियां तो हमेशा से चोट लगने पर हल्दी वाला दूध ही पिलाती थीं। जिस नीम को हम दातुन के लिए इस्तेमाल करते थे, जिस तुलसी की हम पूजा करते थे, आज दुनिया उन पर पेटेंट लेने की होड़ में है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि भारत का ज्ञान अंधविश्वास नहीं था, बल्कि वह प्रकृति का सबसे गहरा विज्ञान था। हम भूल गए थे, लेकिन अब हमें याद आ रहा है। और जब हमें अपनी ताकत याद आ रही है तो दुनिया भी हमारा लोहा मान रही है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि प्रकृति का दोहन नहीं, पूजन करो। हम नदियों को मां कहते हैं, पेड़ों में भगवान देखते हैं। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तो भारत ही है जो रास्ता दिखा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को सौर ऊर्जा का रास्ता दिखाया। हमारा देश आज दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले देशों में से एक है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण बचाना कोई फैशन नहीं, हमारा धर्म है। दोस्तों, यह समय साधारण नहीं है, इसे अमृतकाल कहा जा रहा है। यह वो समय है जब सोई हुई चेतना जाग रही है। क्या आपको महसूस नहीं होता कि हवाओं में एक नया उत्साह है? जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, तो वह सिर्फ एक मशीन की लैंडिंग नहीं थी, वह हर उस भारतीय के सपनों की लैंडिंग थी जिसे कभी कम आंका गया था। उस दिन गांव के एक गरीब बच्चे ने भी आसमान की तरफ देखकर सोचा होगा, अगर मेरा देश चांद पर जा सकता है तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। यह जो विश्वास पैदा हुआ है, यही हमारी असली कमाई है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमारी ट्रेन अब बुलेट की रफ्तार पकड़ चुकी है। सड़कें बन रही हैं, और ऐसी बन रही हैं कि दुनिया देख रही है। रेलवे स्टेशन अब हवाई अड्डों जैसे लग रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को देखिए, जब वह पटरी पर दौड़ती है तो लगता है कि नया भारत दौड़ रहा है। लेकिन इस सफर में मेरी आपसे एक विनती है। सरकार अपना काम कर रही है, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन देश सिर्फ इनसे नहीं बनता। देश बनता है मुझसे और आपसे। हमारा भी एक फर्ज है। जब हम सड़क पर कचरा न फेंकें तो हम देश बना रहे हैं। जब हम लाल बत्ती पर रुकते हैं तो हम देश बना रहे हैं। जब हम कोई भी सामान खरीदते वक्त मेड इन इंडिया देखते हैं तो हम देश बना रहे हैं। जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम देश बना रहे हैं। हमें अपनी कमियों को भी सुधारना होगा। हमें और अनुशासित होना होगा। हमें अपनी महिलाओं का और सम्मान करना होगा। हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा ताकि कोई हमें झूठ न पढ़ा सके। याद रखिए, हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को 0-0 दिया
जिसके बिना गणित अधूरा है। हमने दुनिया को शतरंज दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद और योग दिया। हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जब दुनिया के बाकी लोग जंगलों में रह रहे थे। हम विश्व गुरु थे और हम फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। सोने की चिड़िया फिर से अपने पंख फैला रही है। इस उड़ान को अब कोई नहीं रोक सकता, न आंधी न तूफान, क्योंकि इस बार इस उड़ान में 140 करोड़ लोगों के सपने शामिल हैं। अगली बार जब आप अपना तिरंगा लहराता हुआ देखें तो सिर्फ उसे कपड़े का टुकड़ा मत समझिएगा। उसमें हमारे शहीदों का लहू, हमारे किसानों का पसीना और हमारे युवाओं का भविष्य लिपटा हुआ है। उसे देखकर गर्व महसूस कीजिए, अपनी छाती चौड़ी कीजिए और कहिए कि हां, मैं भारतीय हूं। यह सदी भारत की सदी है और आप, मेरे दोस्त, इस महान कहानी के हीरो हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो क्या आपको रेलगाड़ी की छुक छुक सुनाई नहीं देती? भारतीय रेल सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं हैं, यह भारत की धड़कन है। अगर आपको असली भारत देखना है तो किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं देख सकते, आपको जनरल बोगी में सफर करना होगा। वहां आपको दिखेगा कि भारत असल में क्या है। एक ही डिब्बे में आपको कश्मीरी शॉल ओढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे और लुंगी पहने दक्षिण भारतीय भी। वहां कोई अजनबी नहीं होता। ट्रेन शुरू होने के 10 मिनट बाद ही लोग अपने टिफिन खोल लेते हैं और कहते हैं, भाई साहब थोड़ा चक्कर देखिए, घर का बना है। यह जो अपनापन है, यह दुनिया की किसी और ट्रेन में नहीं मिलेगा। हमारी रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह एक चलता फिरता शहर है। सोचिए, रोज करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर भी यह सिस्टम चलता रहता है। विदेशी मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि यह असंभव है, लेकिन हम इसे हर रोज मुमकिन करते हैं। यह हमारे अनुशासन और हमारे सहयोग की भावना का सबूत है। और जब बात मैनेजमेंट की आती है तो मैं आपको मुंबई लेकर चलता हूं। क्या आपने डब्बा वालों के बारे में सुना है? वे कोई MBA किए हुए लोग नहीं हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, सिर पर गांधी टोपी लगाते हैं, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लोग उनके पास सीखने आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुंबई की भयानक बारिश हो, लोकल ट्रेनें बंद हों या चिलचिलाती धूप हो, डब्बा वाला कभी नहीं रुकता। वे रोज लाखों टिफिन घरों से उठाते हैं और दफ्तरों में सही आदमी तक पहुंचाते हैं। और गलती? 6 मिलियन 60 लाख टिफिन में शायद एक बार कोई गलती होती हो। इसे 6 सिग्मा कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कुरियर कंपनियां कंप्यूटर और GPS लगाकर भी जो नहीं कर पाती, हमारे मुंबई के डब्बा वाले सिर्फ कोडिंग और भरोसे के दम पर कर देते हैं। जब प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे तो वे इन डब्बा वालों से मिलने के लिए बेताब थे। उन्होंने पूछा, आप यह कैसे करते हैं? तो डब्बा वाले ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, साहब, यह काम नहीं है, यह सेवा है। किसी का पेट खाली न रहे, यही हमारा धर्म है। यह जो भावना है, काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। यही भारत को आगे ले जा रही है। आप हमारे किसानों को देखिए। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जब ट्रैक्टर चलता है तो वह सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह देश की उम्मीद उगाता है। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी से खेती होती है, हमारे यहाँ खेती में भी भावना होती है। पहली फसल कटने पर किसान सबसे पहले भगवान को भोग लगाता है, फिर खुद खाता है। यह कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमारी संस्कृति की नींव है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार एक जापानी पर्यटक भारत आया, उसकी टैक्सी खराब हो गई। वह घबरा गया कि अब क्या होगा, लेकिन तभी आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने मैकेनिक को बुलाया और किसी ने उसे अपने घर पर खाना खिलाया। जब वह जाने लगा तो उसने पैसे देने चाहे, लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप हमारे मेहमान हैं। वह जापानी रो पड़ा। उसने अपनी किताब में लिखा कि भारत गरीब हो सकता है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। यही हमारी असली संपत्ति है। बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हमारा इमोशनल बैलेंस हमेशा मजबूत रहता है। अब अगर मैं भारत की बात करूं और क्रिकेट का जिक्र न करूं तो यह कहानी अधूरी रहेगी। क्रिकेट हमारे लिए कोई खेल नहीं है, यह हमारा दूसरा धर्म है। और सचिन तेंदुलकर, वे हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप, जब धोनी ने वह आखिरी छक्का मारा था। क्या हुआ था उस रात? पूरा देश सड़कों पर आ गया था। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, गले मिल रहे। इस रात कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख या ईसाई नहीं था।
उस रात सब सिर्फ भारतीय थे। क्रिकेट के मैदान में जब इंडिया इंडिया का शोर गूंजता है तो वह आवाज नहीं होती, वह 140 करोड़ दिलों की धड़कन होती है। यह खेल हमें सिखाता है कि अगर टीम मिलकर खेले तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था तब दुनिया को लगा था यह तुक्का है, लेकिन आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक है। आज पूरी दुनिया के खिलाड़ी भारत में खेलने के लिए तरसते हैं और जैसा क्रिकेट है वैसा ही हमारा सिनेमा है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हमारी फिल्में। लोग कहते हैं हमारी फिल्मों में गाना बजाना बहुत होता है, ड्रामा बहुत होता है। हाँ, होता है, क्योंकि हम भारतीय भावनाओं को छिपाते नहीं, हम उन्हें जीते हैं। हमारी फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं, रूस हो, चीन हो या अफ्रीका। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक भारत के कलाकारों ने दुनिया को प्यार करना सिखाया है। हमारी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमारे संस्कारों को दुनिया तक पहुंचाती हैं। बाहुबली और अरर ने दिखा दिया कि हमारी कहानियों में और हमारी तकनीक में कितना दम है। जब नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला तो वह सिर्फ एक गाने की जीत नहीं थी, वह भारतीय संस्कृति के उस जोश की जीत थी जो अब पूरी दुनिया को नचा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन चमकती चीजों के पीछे एक और भारत है जो चुपचाप अपनी मेहनत से इतिहास लिख रहा है। वह है हमारा डिजिटल इंडिया। एक समय था जब गांव में पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर करना पड़ता था, हफ्तों लग जाते थे। आज शहर में बेटा बटन दबाता है और गांव में मां के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। जन धन, आधार और मोबाइल, इस त्रिशक्ति ने बिचौलियों का राज खत्म कर दिया है। पहले कहा जाता था कि सरकार अगर 100 रुपया भेजती है तो गरीब तक 15 रुपये पहुंचते हैं। आज अगर सरकार 100 भेजती है तो पूरे 100 पहुंचते हैं। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है जो हमने जीती है। आज भारत में इंटरनेट डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रिक्शे वाले का बेटा भी वही ऑनलाइन क्लास देख सकता है जो एक अमीर का बेटा देख रहा है। ज्ञान की दीवारें गिर चुकी हैं। गांव की महिलाएं यूट्यूब देखकर नई रेसिपी सीख रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। यह है असली सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। मैं आपको गुजरात की एक सहकारी समिति की कहानी सुनाता हूं। अमूल, यह सिर्फ दूध की कंपनी नहीं है, यह लाखों महिलाओं की ताकत है। उन्होंने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। यह साबित करता है कि जब भारतीय एकजुट होते हैं तो वे रेगिस्तान में भी नदियां बहा सकते हैं। और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहेली है। दुनिया के समाजशास्त्री हैरान होते हैं। वे कहते हैं कि यूरोप में हर 200 किलोमीटर पर देश बदल जाता है क्योंकि भाषा बदलती है। भारत में हर 20 किलोमीटर पर बोली बदलती है, हर एक 100 किलोमीटर पर खाना बदलता है। फिर भी हम एक देश कैसे हैं? इसका जवाब हमारे संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत में जब लोहड़ी जलती है तो दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है। असम में बिहू होता है तो गुजरात में उत्तरायण। नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन खुशी एक है। हम जानते हैं कि अलग अलग फूल मिलकर ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं। कभी बनारस के घाट पर जाकर देखिए, शाम की गंगा आरती के समय हजारों दिए नदी में तैरते हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है। वहां आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। वह शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वह शांति हजारों सालों की प्रार्थनाओं का असर है। और फिर आप जाइए अजमेर शरीफ की दरगाह पर या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, वहां भी आपको वही सुकून मिलेगा, क्योंकि भारत में ईश्वर के रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन आस्था एक ही है। यही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी दुनिया को भारत की तरफ खींच रही है। स्टीव जॉब्स जब परेशान थे तो वे शांति की तलाश में भारत आए थे। मार्क जुकरबर्ग भी भारत आए थे। दुनिया जब भौतिकवाद, मटीरियलिज्म से थक जाती है, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले उन्हें खुशी नहीं दे पाते, तो वे भारत की शरण में आते हैं। हम दुनिया के स्पिरिचुअल गुरु हैं। हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, दुनिया को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि विज्ञान तो पश्चिम की देन है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने यह किया, आइंस्टीन ने वह किया। हम उनकी इज्जत करते हैं? बिल्कुल करते हैं,
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया के बाकी लोग गुफाओं में रह रहे थे या जंगलों में भटक रहे थे, तब हमारे भारत में क्या हो रहा था? तब हमारे भारत में वेदों की पचाएं रची जा रही थीं। तब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना है। यह सब बाइनरी सिस्टम पर चलता है, यानी 0 और 1। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत ने दुनिया को 0 0 न दिया होता तो क्या यह गणना संभव थी? हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब दुनिया को बताया कि 0 सिर्फ कुछ नहीं होना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो किसी भी अंक के पीछे लग जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देती है। पश्चिम के लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर लगाती है। यह बात कोपरनिकस ने बताई, लेकिन उनसे हजारों साल पहले हमारे वेदों में भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल। हमारे पूर्वजों को दूरबीन की जरूरत नहीं थी, उनके पास ज्ञान चक्षु थे। उन्होंने ग्रहों की चाल, ग्रहण का समय, सब कुछ इतनी सटीक तरह से माप लिया था कि आज के सुपर कंप्यूटर भी हैरान रह जाते हैं। और चिकित्सा, आज अगर किसी को सर्जरी करानी हो तो लोग कहते हैं विदेश जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली सर्जरी कहां हुई थी? इसी भारत की मिट्टी पर। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें आज दुनिया सर्जरी का पिता मानती है, उन्होंने 2600 साल पहले ऐसे उपकरण बनाए थे जिनसे वे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, टूटी हड्डियों को जोड़ते थे, यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। जी हां, प्लास्टिक सर्जरी। उस समय युद्ध में जिन सैनिकों की नाक या कान कट जाते थे, महर्षि सुश्रुत उन्हें ठीक करते थे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सुश्रुत संहिता में आज भी ऐसे तरीके लिखे हैं जिनका पालन आधुनिक डॉक्टर करते हैं। यह हमारा ज्ञान है जो कहीं खो गया था, लेकिन अब वापस सामने आ रहा है। शिक्षा की बात करें तो दिल भर आता है। आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए लंदन या अमेरिका भागते हैं, लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आती थी। नालंदा और तक्षशिला, ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, ये ज्ञान के मंदिर थे। सोचिए उस भव्य नजारे को। नालंदा विश्वविद्यालय में 10 शून्य से ज्यादा छात्र और 2 शून्य शिक्षक थे। वहां चीन से, जापान से, कोरिया से, तुर्की से लोग आते थे। वहां प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि बहुत कम लोग पास हो पाते थे। वहां धर्म, दर्शन, गणित, तर्कशास्त्र सब कुछ पढ़ाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, वहां शिक्षा मुफ्त थी। राजा और समाज मिलकर उसका खर्च उठाते थे, क्योंकि हमारे यहां ज्ञान को बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आक्रमणकारी आए। उन्हें हमारी समृद्धि से जलन थी, लेकिन हमारे ज्ञान से डर था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगा दी। कहा जाता है कि वहां इतनी किताबें थीं, इतना विशाल पुस्तकालय था कि वह आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए दोस्तों, 3 महीने तक ज्ञान जलता रहा। उन्होंने हमारी दीवारों को गिरा दिया, लेकिन वे हमारे ज्ञान को नहीं मिटा पाए, क्योंकि भारत का ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं था, वह गुरु से शिष्य के कानों तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से जीवित रहा। यही कारण है कि आज भी हम बचे हुए हैं। मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, रोम मिट गया, यूनान बदल गया, लेकिन भारत आज भी वही है। वही मंत्र, वही संस्कार, वही जीवन शैली। यह हमारी जिजीविषा है। फनसाओ những anh hùng thầm lặng सेवा दिया। अब मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाना चाहता हूं जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन जिनके दम पर यह देश चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिख भाइयों की। आपने गुरुद्वारा तो देखा होगा, वहां लंगर चलता है। क्या कभी किसी ने आपसे वहां आपकी जाति पूछी? क्या किसी ने पूछा कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं? नहीं। वहां राजा और रंक दोनों एक ही पंक्ति में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। कोरोना के समय जब लोग अपने घरों में डरकर बंद थे, तब ये लंगर वाले बाबा सड़कों पर निकलकर भूखों को खाना खिला रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे थे। यह जो सेवा का भाव है, सरबत दा भला सबका भला हो, यही भारत की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां कोई भूखा सो जाए तो पड़ोसी को नींद नहीं आती? यह सिर्फ भारत में होता है। और हमारे फौजी भाई, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है आपने? वहां तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। वहां सांस लेना भी मुश्किल है, अंडा भी पत्थर बन जाता है। ऐसी जगह पर हमारे जवान दिन रात पहरा देते हैं। क्यों? ताकि आप और मैं
हम सब अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। वे त्योहारों पर घर नहीं आते। जब हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, वे वहां बर्फ में दिया बनकर जलते हैं। उनका परिवार उनके पत्र का इंतजार करता है। उनकी बूढ़ी मां दरवाजे की आहट पर चौंक जाती है। यह जो त्याग है, यह किसी तनख्वाह के लिए नहीं होता। यह उस तिरंगे के लिए होता है जो उनके दिल में लहराता है। मुझे कारगिल युद्ध का एक किस्सा याद है। कैप्टन विक्रम बत्रा, जब उनसे पूछा गया कि तुम इतने खतरे में क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, या तो मैं तिरंगा लहराकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ऐसे शेर पैदा होते हैं इस मिट्टी में। जब तक ऐसे बेटे भारत मां की गोद में हैं, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन वीरता सिर्फ सीमा पर नहीं होती, वीरता हमारे खेतों में भी है। विदर्भ का किसान जो सूखे से लड़ता है, वह आसमान की तरफ देखता है, बारिश का इंतजार करता है, कर्ज में डूब जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह फिर से हल उठाता है। वह जानता है कि अगर वह रुक गया तो देश भूखा मर जाएगा। उस किसान के फटे हुए पैरों की बिवाइयों में इस देश का नक्शा छिपा है। और हमारी महिलाएं, जिन्हें अक्सर कमजोर कहा जाता है, अरे कमजोर तो वे लोग हैं जो उन्हें समझ नहीं पाए। आप गांव की उस औरत को देखिए जो सिर पर 3-3 घड़े पानी रखकर मीलों चलती है। आप उस मां को देखिए जो खुद आधा पेट खाती है ताकि बच्चों को पूरा खिला सके। आप उस आशा वर्कर को आशा वर्कर ASHA देखिए जो गांव गांव जाकर बच्चों को टीके लगाती है, चाहे धूप हो या बारिश। ये हैं हमारे असली हीरो। ये कोई केप नहीं पहनते, ये साड़ी और धोती में होते हैं। ये उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये देश को उहाना जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूं। केरल में एक बार बहुत भीषण बाढ़ आई थी। सब कुछ डूब रहा था। नौसेना की नावें लोगों को बचाने आई थीं, लेकिन एक जगह नाव ऊंची थी और लोग चढ़ नहीं पा रहे थे। तब वहां एक मछुआरा जिसका नाम जैसल था, वह पानी में घुटनों के बल लेट गया। उसने अपनी पीठ को सीढ़ी बना दिया ताकि औरतें और बूढ़े उसकी पीठ पर पैर रखकर नाव में चढ़ सकें। उसने यह नहीं सोचा कि उसे चोट लगेगी। उसने यह नहीं सोचा कि ये लोग कौन हैं। उसने बस इतना देखा कि ये मेरे देशवासी हैं और मुझे इन्हें बचाना है। जब तक भारत में जैसल जैसे लोग हैं, हमारा देश कभी डूब नहीं सकता। चाहे जितनी भी बाढ़ आ जाए, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हम एक दूसरे की पीठ बनकर एक दूसरे को बचा लेंगे। दोस्तों, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक भाव है, एक एहसास है। जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गीत में उन हजारों क्रांतिकारियों की आवाज है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी ताकि हम आजादी की सांस ले सकें। आज हमें उस आजादी की कीमत समझनी होगी। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं है। आजादी का मतलब है अपनी सोच को गुलाम न होने देना। आजादी का मतलब है अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को हीन भावना से न देखना। अक्सर हम शिकायत करते हैं, सड़कें खराब हैं, सिस्टम खराब है, ये नहीं है, वो नहीं है। शिकायत करना आसान है, लेकिन दिया जलाना मुश्किल है। आज का भारत शिकायत करने वाला भारत नहीं है, समाधान निकालने वाला भारत है। इंदौर शहर को देखिए, वहां के लोगों ने ठान लिया कि हमें अपने शहर को साफ रखना है। और आज इंदौर लगातार भारत का सबसे साफ शहर बन रहा है। यह किसने किया? सरकार ने? नहीं, वहां के लोगों ने। वहां के बच्चे भी अब सड़क पर टॉफी का रैपर नहीं फेंकते। बदलाव ऐसे ही आता है। जब हम सुधरते हैं तो देश सुधरता है। हमारा देश एक पुराने बरगद के पेड़ जैसा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पाताल तक गई हैं। आंधियां आईं, तूफान आए, कई डालियां टूटीं, कई पत्ते झड़े, लेकिन यह पेड़ अपनी जगह खड़ा रहा। और आज इसमें नई कोपलें फूट रही हैं, नई शाखाएं निकल रही हैं जो आसमान छूने को बेताब हैं। दोस्तों, क्या आपको वह दौर याद है जब हम विदेश जाते थे तो हमें अपनी पहचान बताने में झिझक होती थी? दुनिया हमें एक पिछड़े हुए देश के नागरिक के रूप में देखती थी। हमारे पासपोर्ट की वह अहमियत नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। आज जब आप किसी विदेशी हवाई अड्डे पर अपनी जेब से वह नीला पासपोर्ट निकालते हैं जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है, तो सामने वाले अधिकारी की नजरों में एक सम्मान दिखाई देता है।
यह सम्मान किसी कागज के टुकड़े का नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की बढ़ती हुई ताकत का सम्मान है। आपको यूक्रेन युद्ध याद है? वहां बम गिर रहे थे, मिसाइलें चल रही थीं, दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को निकालने में घबरा रहे थे, लेकिन वहां हमारे भारत का तिरंगा एक कवच बन गया था। न केवल भारतीय छात्रों ने, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के छात्रों ने भी भारत का झंडा अपने हाथ में ले लिया ताकि वे सुरक्षित बाहर निकल सकें। सोचिए, जिस तिरंगे को हम 15 अगस्त को सलामी देते हैं, उस तिरंगे में कितनी ताकत है कि वह युद्ध के मैदान में भी गोलियों को रोक सकता है। यह है नए भारत का रुतबा। हमारी सरकार ने साफ कह दिया था, जब तक हमारा आखिरी नागरिक सुरक्षित घर नहीं लौटता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसे कहते हैं ऑपरेशन गंगा। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश था कि भारत अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और यह ताकत सिर्फ बाहर नहीं, हमारे घर के अंदर भी दिख रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत बदल रहा है। क्या आपने चिनाब नदी पर बने उस रेलवे पुल की तस्वीरें देखी हैं? वह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। वह एफिल टावर से भी ऊंचा है। जिस जगह पर पक्षी भी उड़ने से डरते थे, वहां हमारे इंजीनियरों ने लोहे का ऐसा पुल खड़ा कर दिया है जो बादलों से बातें करता है। यह पुल सिर्फ कश्मीर को बाकी भारत से नहीं जोड़ रहा, यह हमारे दिलों को जोड़ रहा है। अटल टनल को देखिए, पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई वह सुरंग। पहले जहां बर्फबारी में रास्ते 6-6 महीने बंद रहते थे, अब वहां साल भर गाड़ियां दौड़ती हैं। लद्दाख का वह किसान जिसकी खुबानी और सेब पहले सड़ जाते थे, अब अपनी फसल को दिल्ली के बाजार में बेच पा रहा है। यह है विकास। विकास वह नहीं जो सिर्फ आंकड़ों में दिखे, विकास वह है जो आम आदमी की जिंदगी आसान बनाए। हमारी सड़कें अब अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे रही हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जब आप उस पर गाड़ी चलाते हैं तो लगता है कि आप हवा से बातें कर रहे हैं। ये सड़कें सिर्फ तारकोल और कंक्रीट नहीं हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। जितनी तेज गाड़ियां चलेंगी, उतनी तेज हमारा देश तरक्की करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? यह सब हम तब कर रहे हैं जब पूरी दुनिया मंदी रिसेशन से जूझ रही है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं, देशों की अर्थव्यवस्था हिल रही है, लेकिन भारत चट्टान की तरह खड़ा है। दुनिया के अर्थशास्त्री इसे ब्राइट स्पॉट, चमकता सितारा कह रहे हैं। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? नहीं, यह चमत्कार नहीं है। यह उस रेहड़ी वाले की मेहनत है जो डिजिटल पेमेंट लेता है। यह उस फैक्ट्री मजदूर का पसीना है जो दिन रात काम करता है। यह उस वैज्ञानिक की तपस्या है जो कम बजट में भी दुनिया को चौंका देता है। यह आपकी और हमारी जीत है। कल्पना कीजिए साल 2047 की, जब हमारा प्यारा भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। उस समय का भारत कैसा होगा? उस समय हमारी बेटियां सड़कों पर रात के 2 बजे भी वैसे ही बेखौफ घूम सकेंगी जैसे दिन में। उस समय हमारे गांव और शहर में कोई फर्क नहीं होगा। हर घर में बिजली होगी, हर नल में साफ पानी होगा और हर हाथ में रोजगार होगा। उस समय दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला भारत की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। उस समय हम गरीबी को इतिहास की किताबों में छोड़ चुके होंगे। यह सपना नहीं है, यह एक संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी एक प्रधानमंत्री या मंत्री की नहीं है। यह जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, हम सबकी है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं तो एक आम आदमी हूं। अरे मेरे दोस्त, तुम आम आदमी नहीं हो, तुम भारत हो। जब तुम पानी बचाते हो तो भारत बचता है। जब तुम बिजली का स्विच बंद करते हो तो भारत रोशन होता है। जब तुम किसी गरीब बच्चे को एक पेंसिल या किताब देते हो तो भारत शिक्षित होता है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी बरतते हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, मोची हो या दुकानदार हो, तो भारत ईमानदार बनता है। हमें अपने अंदर के हीनता के भाव को खत्म करना होगा। हमें अपनी भाषाओं पर गर्व करना होगा। हिंदी बोलने में शर्म क्यों? तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती बोलने में शर्म क्यों? ये हमारी माँ की भाषाएं हैं, और माँ के दूध में जो ताकत होती है वह किसी विदेशी टॉनिक में नहीं होती। हमें अपनी संस्कृति को कूल बनाना होगा। आज का युवा जीन्स पहनकर भी मंदिर जा सकता है। वह लैपटॉप पर काम करते हुए भी संस्कृत के श्लोक सुन सकता है। आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं है। आधुनिक होने का मतलब है अपनी जड़ों को और गहरा करना, ताकि हम और ऊंचा बढ़ सकें। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था,
चरैवेती चरैवेती, चलते रहो, रुकना हमारी फितरत नहीं है, थकना हमें आता नहीं है। हमने हजारों साल का सफर तय किया है। हमने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को देखा, अकाल देखा, गरीबी देखी। हमने सब कुछ सहा, लेकिन हम टूटे नहीं। हम आज भी खड़े हैं और पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि हम उस मिट्टी के बने हैं जिसमें त्याग और तपस्या की खुशबू है। तो आइए आज हम एक वादा करें कि हम इस देश को सिर्फ नक्शे पर नहीं, अपने दिल में रखेंगे। वादा करें कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत माता का सिर झुके। वादा करें कि हम जात पात, धर्म और भाषा के झगड़ों में नहीं उलझेंगे, बल्कि एक भारतीय बनकर सोचेंगे। क्योंकि जब हम एक होते हैं तो हम नेक होते हैं, और जब हम नेक होते हैं तो हम अजेय इनविंसिबल होते हैं। यह सदी भारत की है। सूरज पूरब से उगता है और दुनिया का भविष्य भी अब पूरब से यानी भारत से उगेगा। क्या आप उस सुनहरे भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा भारत देने के लिए तैयार हैं जिस पर वे गर्व कर सकें? उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते, जय हिंद।